हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एंड उसमें आई थिंक हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक थे, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली थी, टॉपिक वाइज बताना। कंसेप्ट कवर कर लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की थी। देन उसके बाद किस चीज की बात की थी बताएंगे? हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देन उसके बाद टाइप्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पढ़ा था ना। शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, बताया था ना। देन उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी लास्ट। हमने इंपॉर्टेंस, मैंने आप लोगों को बोला था फाइनेंशियल प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको घर से रीड करके आनी है। आई होप सो आप लोगों ने करी होगी, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस में वैसे कोई खास है नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। कोई पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंस में पूछना हो, अदरवाइज मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, वो मुझे डिस्कस कर। हाँ जी, अर्शिया पढ़ा था बेटा घर जाके? कोई डाउट हो, कुछ हो, कोई मीनिंग में पूछना हो? तन्विका, सार्थक, चैतन्य साहब, चलें आगे चलें? चलो, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो v की पावर 10,000। नेक्स्ट हेडिंग इज v की पावर 10,000। दिमाग लगेगा, आई होप सब लाए होंगे अपना अपना दिमाग। हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर। याद करो पुरानी बातें, जब मैंने आप लोगों को रेशियो एनालिसिस शुरू कराया था। रेशियो एनालिसिस में मैंने आप लोगों को 4 रेशियो के बारे में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे। नाम याद है? 4 रेशियो कौन कौन सी थी, हेडिंग कौन कौन सी थी? सबसे पहला कौन सा था? लिक्विडिटी रेशियोज। सेकंड, सॉल्वेंसी रेशियोज, जिनको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज बोलते हैं। थर्ड, टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज। एंड फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, राइट। तो उसमें से जो फर्स्ट रेशियो थी लिक्विडिटी रेशियोज, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। देन नेक्स्ट क्लास में सेकंड रेशियोज डिस्कस की थी, जो कि क्या थी? सॉल्वेंसी रेशियोज, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। उसका मैंने अदर नेम भी लिखवाया था, ना मैंने अदर नेम बोला था, दे आर आल्सो नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, उसमें दो रेशियोज थी। एक रेशियो थी डेट इक्विटी रेशियो, याद है? क्या फॉर्मूला था? डेट अपॉन इक्विटी। और दूसरी रेशियो थी एक डेट टू टोटल फंड रेशियो, याद है? कराया था मैंने, डेट टू टोटल फंड रेशियो। टोटल फंड के नाम भी लिखवाए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट, याद करो, ठीक है। तो डेट टू टोटल फंड का क्या फॉर्मूला था? डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों रेशियो को हमने यहां डिस्कस किया, राइट। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल एंगल से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर लिख लो, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। आज सिर्फ हम कैपिटल स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप देखो रेशियो का यूज कैसे होता है ना, रेशियो के तो फॉर्मूले हैं, यूज कैसे होता है ऐसे होगा, हम आज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो कंसेप्ट, कंसेप्ट के बारे में, मीनिंग के बारे में बात करें। मीनिंग किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर? मैंने रेशो में भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूं। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी हम फंड्स की जरूरत पड़ती है। वो फंड्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब तो आई थिंक बाय हार्ट आपको याद हो गया होगा, दो तरीके के फंड्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए टर्म यूज होती है इक्विटी, एक्सटर्नल के लिए टर्म यूज होती है डेट। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए हमने इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन ले रखा है, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हर बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होगी, किसी में इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। तो जिस प्रोपोर्शन, अब मैं यहां 2-3 टेक्निकल टर्म्स भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है। जिस बिजनेस में डेट होता है, यानी डिबेंचर्स हो गए, लोन हो गया, ठीक है, तो उस फर्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं, उसके लिए टर्म यूज करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। टर्म क्या यूज होती है? फाइनेंशियल लीवरेज। तो जिस बिजनेस में
डेट का कोई भी प्रपोर्शन हो, कितना भी प्रपोर्शन हो, उस फर्म को हम बोलते हैं लीवर्ड फर्म। क्या बोलते हैं? लीवर्ड, LEVERED, लीवर्ड फर्म। क्या बोलते हैं? लीवर्ड। दोबारा, लीवर्ड फर्म कौन सी होगी? जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कुछ भी प्रपोर्शन होगा। और इसके अपोजिट, अगर सारा प्रपोर्शन इक्विटी का है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अनलीवर्ड। क्या बोलेंगे? अनलीवर्ड। तो लीवर्ड का मतलब, लीवरेज का मतलब क्या है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना प्रपोर्शन डेट का है, उसके लिए टर्म यूज होती है लीवरेज। और उसको हम टर्म यूज करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। ये आपकी टेक्निकल टर्म्स है बेटा, यहां तो सिर्फ टर्म समझ रहे हो, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बार मीनिंग लिखो फटाफट से। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, कैपिटल structure refers to the mix between shareholders fund, mix between shareholders fund, ब्रैकेट में लिख लेना इक्विटी, and borrowed funds, ब्रैकेट में लिख लेना डेट। In other words, full stop डाल के, in other words, capital structure refers to the proportion of debt and equity, the proportion of debt and equity used for financing the operations of a business, full stop। नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे द proportion of debt in the total capital, यहाँ पे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, द proportion of debt in the total capital is called financial leverage। It can be calculated as first debt equity ratio, एस के बाद नेक्स्ट लाइन में डेट, ये आपको पता है, कोइंसिडेंस है कि हमारा साथ साथ चल ही रहा है। डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला आपको पता है, डेट अपॉन इक्विटी। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना बेटा, इस किस्म के क्वेश्चंस आपको बिजनेस स्टडीज में भी आ सकते, ठीक है, इस फॉर्मूले के ऊपर। और दूसरा फॉर्मूला है सेकेंड, डेट टू टोटल फंड या टोटल कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हो। डेट टू टोटल फंड, डेट इक्वल टू क्या होगा? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इतना समझ आता है? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितना प्रोपोर्शन डेट का एंड इक्विटी का हमारे फंड्स में इंक्लूड है बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है, कुछ रिलेशनशिप निकालने हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट का कितना प्रोपोर्शन हो, कितना इक्विटी हो, तो हमें आगे इसको और कंटिन्यू करना है। और डेट का जितना भी प्रोपोर्शन होगा उसके लिए टर्म क्या यूज होगी? फाइनेंशियल लीवरेज। उस फर्म को बोलते हैं लीवर्ड फर्म। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, लीवर्ड फर्म, ठीक है। और अगर बिल्कुल 100% इक्विटी है तो क्या बोलेंगे? अनलीवर्ड फर्म। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर बेसिकली
जहां पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डेट का प्रपोर्शन होता है। क्यों? क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था, डेट के लिए हमें क्या देना पड़ता है? डेट के लिए हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो डेट की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट। यानी डेट को लेने की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। अच्छा, इक्विटी की कॉस्ट क्या है? इक्विटी की कॉस्ट क्या है? इक्विटी की कॉस्ट है डिविडेंड, जो कि देना मैंडेटरी नहीं। लेकिन मैंने पॉजिटिव नेगेटिव पहले बता रखे हैं ना, कि हम अगर डेट को लेते हैं तो हमारा पॉजिटिव है टैक्स बेनिफिट। याद है मैंने बताया था, आज यूज हुआ। पॉजिटिव क्या है? टैक्स बेनिफिट। तो इसका मतलब आज हमने यही एनालिसिस करनी है कि अगर हम डेट लेते हैं तो डेट लेने से हमारा बेनिफिट होता है। हमारा का मतलब क्या है? आपको याद है मैंने ओवरऑल बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मेन ऑब्जेक्टिव बताया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसी को याद हो? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है? उसकी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस को बढ़ा। बताया था मैंने शायद आज। इतना समझ आता है? सिंपल है। आप अपने आप को शेयर होल्डर समझो, आप बिजनेस के ऑनर हो, अपने आप को रखो, तो हर बिजनेस यही चाहेगा कि ऑनर्स की जो वेल्थ है वो बढ़े। अब ऑनर्स की वेल्थ कैसे बढ़ेगी? तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जुडिशियस मिक्स होना चाहिए। जुडिशियस का मतलब एक बैलेंस्ड मिक्स होना चाहिए, सो दैट उस ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को क्या किया जा सके? मैक्सिमाइज किया जा सके। इज दिस पॉइंट क्लियर? अब वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं थोड़ा सा, राइट। अब मैं आपको कुछ चीजें, नई नई चीजें आज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आपने अकाउंट्स में नहीं पढ़ी। ये चीजें आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के सब्जेक्ट, राइट। अच्छा, आपको याद है पुरानी बातें? ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसको हम कहां ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट में। पी एंड एल अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकलता था? नो, पी एंड एल अकाउंट से दो प्रॉफिट निकलते थे, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। याद करो, मैंने बता रखा है, पहले भी बताया हुआ है, कैश फ्लो में दोबारा बताओ। ठीक है, मैंने बताया था पी एंड एल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग पार्ट और एक नॉन ऑपरेटिंग पार्ट। याद करो पुरानी बात। तो ऑपरेटिंग पार्ट को यूज करके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, और उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा नेट प्रॉफिट। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था, बिजनेस का प्रॉफिट कौन सा बताया था मैंने? ऑपरेटिंग। अभी गुडविल कैलकुलेट करते वक्त सिखाया था ना मैंने, याद करो। ठीक है, तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी से जो हो रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिफरेंस यही है, नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स बिजनेस प्रॉफिट एज वेल एज नॉन बिजनेस प्रॉफिट। सर कैसे? कैसे सर? अगर मान लेते बिजनेस की कोई बिल्डिंग थी, रेंट पे दे दिया, रेंट रिसीव हो गया, क्या ये बिजनेस का मेन प्रॉफिट है? मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी से नो। कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी से नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के। ये सब चीजें जो वर्ड्स बोल रहा हूं ना बेटा, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम, राइट। तो पॉइंट मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे हम ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही उसी के पैरेलल इसके जो नाम है, ठीक है, इन सब चीजों को मिला के अगर हम बोलें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिफरेंट चीज चलती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चलती है? डिफरेंट चीज चलती है, और वो चीज को हम रेशियो में भी यूज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप नोट करो, हेडिंग डालो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद चीजें हम पढ़ेंगे। हमने क्या डिस्कशन करना है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले पता होना चाहिए कि सर हम डेट लेते हैं। ठीक है, डेट लेना हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये हमने एनालाइज करना है। ठीक है, तो फायदेमंद कैसे पता चलेगा? वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस और नॉट। क्या हमेशा फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये भी हमें देखना है। कितना फायदेमंद होगा, नहीं होगा, तो क्या उसका रिजल्ट क्या है? सर आपने एक चीज बताई, शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो अगर डेट लेने से हमारी शेयर होल्डर्स वेल्थ दैट इज ईपीएस अगर बढ़ रही है,
इसका मतलब डेट लेना हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। आपको 2-3 कंपनियों की एनालिसिस करने को दे दिया जाएगा, कंपैरिजन। तो आप बोलेंगे किस कंपनी में डेट इज बेनिफिशियल एज कंपेयर टू, समझ आ रहा है हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें जो एनालिसिस बनाना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, चार्ट बनवा रहा हूं, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग पर शेयर, राइट। याद करो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अगर मैं बोलूं ईपीआईटी को अगर मैं कंपेयर करूं, इट इज नथिंग बट इट इज माय बिजनेस प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये मेरा बिजनेस प्रॉफिट है। इसके अलावा जो आउटसाइडर्स की पेमेंट है इंटरेस्ट की, टैक्स की, वो अभी हमारी पेंडिंग, राइट। तो ये हमारा ईबीआईटी है। अब ये एक प्रोसेस होता है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें बहुत एडवांस में बताई जाएंगी, अगर टीचर अच्छे मिले, नहीं तो वो भी रटवाते हैं। तो मैंने आपको पहले क्या बता दिया, बिजनेस। अब इसमें से प्रोसेस है बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान से सुनना बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम इंटरेस्ट किसको बिलोंग करता है, डेट डिवेंचर होल्डर्स को, या जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं बैंक्स को देना है। इसमें से जो हम माइनस करते हैं वो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट की फिगर माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास माइनस करने के बाद बैलेंस बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ईबीटी। क्या बोलते हैं, आई हटा दो, आई हटा दिया, क्या बना अर्शिया, क्या बता, इसे क्या पढ़ेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। यानी ये अर्निंग टैक्स से पहले की अर्निंग है, यानी इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, या इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी इसका मतलब क्या हो, सारी चीजें इसमें, सारे जो आउटसाइडर्स की पेमेंट्स हो गई थी, बस टैक्स की पेमेंट रहेगी, गवर्नमेंट की पेमेंट रहेगी, ठीक है। साथ साथ बनाते जाना बेटा। अब ये जो फिगर बचेगी, ये जो फिगर बचेगी बच्चे ध्यान से, ये जो फिगर बचेगी, इस फिगर में हम क्या चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। हमें क्वेश्चन में टैक्स का रेट होगा, टैक्स चार्ज, क्या चार्ज करेंगे, टैक्स। तो जो टैक्स रेट होगा, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल है, कोई वो नहीं है एट द रेट ऑफ 30%, इट कैन बी 35, कोई रट्टा मत मार लेना, 30% ही होगा। लेट्स से फॉर, ये एग्जांपल है, जस्ट एक एग्जांपल है, 30% लिख दे, ठीक है। तो इस फिगर में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मैं समझाता हूं, ये 100 रुपए थे, 100 रुपीज थे, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस के 10 रुपए, ये सब एग्जांपल है। हमें कितना बचा, 90। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 90 सिंपल, इस 90 का 30%, 27 रुपए, ये माइनस हो जाएगा, 27 रुपए माइनस हो गया। तो ये माइनस करने के बाद जो फिगर हमारी बची, दिस इज कॉल्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड दिस प्रॉफिट जो है, इट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। मेरे वर्ड ध्यान रखना, दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, मेरे वर्ड ध्यान रखना। इतना समझ आता है। अर्शिया बताना बेटा, 90 में से 27 माइनस करें कितना है, तो अर्शिया है हमारी क्लास में, एक ही अर्शिया हो सकती है वैसे, अर्शिया। तो ये 63 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, 63 रुपीज किसके लिए सार्थक, कौन से शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो एग्जिस्टिंग होते, शेयर होल्डर्स का मतलब बोथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर, समझ आया, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में आपके, लिखना नहीं आपको, समझना, अगर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, लेट से उनको 10% डिविडेंड देना, तो उनको 10% इसका दो, 63 रुपीज का 10% दोगे, तो जो 63 का 10% इसमें से माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लिखेंगे, माइनस, लिखना नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड। आएगा नहीं आपको, मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, मैं इसे रेशियो में भी बताऊं, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मान लेते 63, 6.3 आएगा, 10%, हम राउंड फिगर कर देते हैं, 6 रुपीज कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 0.5 से छोटा है ना, तो 6 रुपीज कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। तो वो 57 किसके लिए बचेगा, दैट प्रॉफिट बिलोंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। लेकिन अगर हम अज्यूम करते प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ही नहीं,
तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो ये सारा का सारा किसको बिलोंग करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी देंगे। पॉइंट समझ आता है एवरीवन? राइट। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। अब ये 63, अब होगा क्या? अब हमें निकालना है, ये देखो ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस हेडिंग दी थी, इसे ईपीआईटी से करते करते हम अर्निंग आफ्टर टैक्स पे आ गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ गए। सुनेंगे ध्यान से। तो अब ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। अगर मुझे देखना है पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी अर्निंग है, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे, उन नंबर ऑफ शेयर से मैं इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। लेट्स से तो फिगर 63 की है ना, लेट्स से 63,000 होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 63,000 होता, और लेट्स से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 होते, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, 10,000 होते। तो मेरा ईपीएस कैसे निकलता, अर्निंग आफ्टर टैक्स 63,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आ जाता बेटा, 6.3 पर शेयर मेरा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी इतनी अर्निंग हर शेयर होल्डर की हुई है। फिर ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डीपीएस एंड ईपीएस, आपके कोर्स में है नहीं है, ठीक है। 63 रुपीज जो है ये अर्निंग है, कमाया है शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या हुआ, इतनी पर शेयर मुझे अर्निंग हुई है। मिलेगा कितना, वो डिपेंड करेगा कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में कितना देना चाहती है, ठीक है। हो सकता है सारा सारा रिटेन अर्निंग करना चाहती हो सकता है इसका कुछ 63 रुपीज का कुछ पार्ट वो डिविडेंड के फॉर्म में देना चाहती हो, ठीक है। तो लेट से इस 63 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते, 63 को लिखना नहीं है कुछ भी, आपके समझाने के लिए आगे की बात बता रहा हूं, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। 63 को दो पार्ट में, लेट से इसमें से 20 रुपीज हम डिविडेंड दे देते हैं और 43 रुपीज रिटेन अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। 20 रुपीज का मतलब 20,000 रुपीज हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं। तो मैं आपसे पूछूं डिविडेंड पर शेयर कितना आएगा, तो वो जो 20,000 था डिवाइडेड बाय 10,000 पर शेयर होल्डर को जोड़ देंगे, इसका मतलब 4 रुपए 30 पैसे रिटेन अर्निंग है पर शेयर, वो रिजर्व्स में ट्रांसफर। दिस इज द प्रैक्टिकल बेसिक इंप्लीकेशन जो कि रेशियो की होती है, ये कंसेप्ट होते हैं प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसे चलते। बड़ा मजेदार है, अगर मतलब मैं तो अपना भावनाएं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो बड़े बच्चे बैठे होते हैं, तो मतलब हम जब प्रोफेशनल क्लासेस में पढ़ाते हैं बहुत कुछ है इस बताने का, लेकिन वही है कि आपके कोर्स का इतना पार्ट भी नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी चीजें आपके यहाँ पे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पढ़ क्या। तो हम क्या करेंगे, जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है दिस शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ईपीएस कैसे निकलता है बेटा, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो भी होंगे इसे डिवाइड करेंगे, तो आपको ईपीएस निकालना होगा। ईपीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया, कोई रटने की जरूरत नहीं, टीचर रटवा देते हैं, रट लो। रटना क्या है, जितनी अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो सारा बिलोंग किससे करता है, शेयर होल्डर से, डिवाइड कर दो ना नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा बेटा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और ये बेटा आपके ना साथ साथ वो दोनों बच्चे यहाँ है नहीं है, नहीं तो रेशियो में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ठीक है, हमारा कई कंसेप्ट हो गए, बट आपके कोर्स में भी नहीं है ये फॉर्मूला। अर्निंग आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, तन्वी का क्या डिवाइड करें, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड ईपीआईटी, ईपीएस एनालिसिस। अब आपको क्या बोला जाएगा, देखो अब आपको ये बोला जाएगा, 3 या 2 कंपनीज दे दी जाएगी, टाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि किस कंपनी की ईपीएस बेटर है, तो जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा होगा ज्यादा बेटर होगा कंपनी जिसमें अर्निंग ज्यादा होगी। ये तो वो अब उसमें कॉस्ट का फिगर आएगी, अब जैसे कॉस्ट की फिगर आएगी, अब जैसे मैं इसमें एनालिसिस करके बताता हूं, लेट्स से ये ए कंपनी थी, ए कंपनी, ठीक है, लेट्स से ये बी कंपनी। अच्छा एक बात बताओ,
ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अभी चलो मैं करके बताता हूँ। उसका भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता, लेकिन ये ना फुली अनलीवर्ड थी। अनलीवर्ड का मतलब, अनलीवर्ड का मतलब डेट थी नहीं। अच्छा डेट नहीं होगी तो इसका मतलब इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो ये नील हो जाएगा, ये पोर्शन नील हो जाएगा। ये कितना बचेगा 100, टैक्स कितना जाएगा 30 जाएगा, 30 कितना बचा 70, कितना बचा 70 बचा ना। तो इसका मतलब यहां देखो, तो यहां पे ये जो फॉर्म थी, ये जो फॉर्म थी, बी फॉर्म थी और ए फॉर्म थी, इन दोनों में ईपीएस किसका बेटर है, बी का। अगर बाकी सब चीजें सीख, तो इससे तो ये पता चला कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो ना होना बेटर हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं और बताता हूं। लेट से सी कंपनी थी, मैं यहां पैरेलल यहां सी का बना देता हूं। सी कंपनी थी जिसका सेम प्रॉफिट था, ठीक है। इंटरेस्ट जो था लेट से वो 30 रुपीज था, ठीक है। इंटरेस्ट था 30 रुपीज का, ठीक है। तो ईबीटी कितना होगा 70, ठीक है। टैक्स कितना होगा 7 21, कितना बचा। अब यहां पे डेट ज्यादा होते ही 63 रुपीज से प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसे आपको एनालिसिस करनी है एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें ये एनालिसिस करनी है। अब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, हम साथ साथ करेंगे, 3 सारे लोग करेंगे इकट्ठे, तो उससे हम कुछ एनालिसिस निकालने वाले। रादर हम 2 क्वेश्चन करें, 2 अलग अलग। चलिए जरा स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिख है। हाँ, ये नोट कर लिया बेटा, ये नोट ये जरूर कर लेना, मतलब एग्जाम्पल चाहे करो ना करो, ये जरूर कर लेना। यस, नोट कर लो फटाफट से। आ जाएगा, नोट कर लो। सारा कर लिया, सब नोट कर लिया। बुक में भी है, बुक में है। आपके एग्जाम्पल दिया बेटा, ये सेम इसने कॉपी मारा, ये लो, लिखने की भी जरूरत नहीं। मिल गया, एग्जाम्पल 1 मिल गया है बुक में। हाँ, ये इस एग्जाम्पल 1 सॉल्यूशन ही देखना, मैं कराऊंगा। आने दो उसको, लिखने का टाइम बच जाएगा, फिर ठंड लग रही है बेटा। जल्दी लगना नहीं जाती, नॉर्मली ऐसे ही होता है तेरा, घर में भी जल्दी लगती है होता है मेरे कहीं एसी में भी बड़ी जल्दी एकदम बंद करा देते हैं, गर्मी मतलब गर्मी होती नहीं, गर्मी में जल्दी लगती। आजा भाई आजा, बंद कर। चल चल चल। क्या कह रहा भाई, क्या चाहिए अब, पानी की बोतल। अपनी ले आया करो, ये रात रहती भारी मैंने करूँगा इतने से तुम दोनों काम चल जाएगा। पानी वो नहीं बिगड़ा मैं मतलब वो पीती नहीं, इसलिए ऐसी लाती आर्टिफिशियल। मेरे में आता है भैया मेरे राखी के बंधन में नहीं माना है। हाँ जी, ये कंपनी एक्स है बेटा। देखो इसमें टोटल फंड, पहले तो टर्म्स को समझो बेटा। टोटल फंड यूज, कोई मुझे बताएगा टोटल फंड का मतलब क्या हुआ। यस, इसके ब्रैकेट में लिख लो डेट प्लस इक्विटी, वहीं लिख लो बुक में लिख लो डेट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, वो मेरी इस वाली बुक में भी सेम कॉपी मारा हुआ है, तो फिर लिखेंगे क्वेश्चन, टाइम भी वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं देखना, बस सॉल्यूशन मैं करा रहा हूं बेटा। एक बार क्वेश्चन एक बार आप देखो। टोटल फंड यूज 30 लाख रुपए, कंपनी एक्स है बेटा। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो इधर
इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है 10% पर annum। टैक्स रेट कितना दिया है 30%। ईबीआईटी दिया हमें 4 लाख। अब हमें कंपनी एक्स ये एनालाइज करना चाहती है कि कौन सी सिचुएशन मेरे लिए बेटर होगी। पहली सिचुएशन अज्यूम करें कि इस टोटल फंड में, तो इसीलिए डेट प्लस इक्विटी ले करे हो आप, ठीक है। लेकिन सिचुएशन 1 के लिए वो सिर्फ क्या होगा, इक्विटी। ये ध्यान रखना, टोटल फंड का मीनिंग लिखवाया मैंने। तो इस फर्स्ट सिचुएशन के लिए 30 लाख इज ओनली इक्विटी। सिचुएशन 2 के लिए डेट कितना है 10 लाख, इक्विटी कितना होगा 20 लाख। एंड सिचुएशन 3 के लिए 20 रिवर्स 10 प्लस 20, यानी डेट आपका होगा 20 एंड इक्विटी हो गया 10। तो ये 3 सिचुएशन है आपकी। तो हमें ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना है। देखो ये सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आपको नहीं देखना, जैसे मैंने कराया हम लोग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हेडिंग डालेंगे ईपीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इसी कर ले यार, एग्जाम में बना देना टेबल। अब 3 सिचुएशन है, देखो टेबल बनानी है तो 4 कॉलम बन जाएंगे। पर्टिकुलर्स बना लो यहाँ पे, ठीक है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, आइटम्स का हो जाएगा, पर्टिकुलर्स बेटर रहेगा, ये हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन 1 हो गई, सिचुएशन 2 हो गई, सिचुएशन 3। 3 सिचुएशन है हमारी, ठीक है। लिखते जाओ बेटा, बनाने अपने हाथ से बनाना बेटा, ठीक है। 3 सिचुएशन। सबसे पहले आशिया टेबल बाय हार्ट दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बिजनेस की अर्निंग है, ठीक है। अच्छा ये बताओगे कितना पैसा लगा के बिजनेस की अर्निंग है? 4 लाख रुपए की अर्निंग है तीनों सिचुएशन में। ईबीआईटी तो 4 लाख है, ठीक है। कितना पैसा लगा के 30 लाख रुपए लगा, ठीक है। ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले हम क्या माइनस करने वाले हैं, इंटरेस्ट। अब ध्यान से, क्वेश्चन में गलती हो सकती है। पहले केस में उन्होंने अज्यूम के सिचुएशन में देयर इज नो डेट, इसका मतलब ये अनलीवर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ नहीं लाएगा। दूसरे केस में हमारा सिचुएशन सेकंड में डेट 10 लाख रुपए की है और इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, तो इसका मतलब कितना माइनस करेंगे 1 लाख। बेटा साथ साथ समझते भी जाना, 1 लाख समझ आता है सबको, ठीक है। थर्ड केस में डेट आपकी 20 लाख है तो 2 लाख। तो हमारे पास ये डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। आई हट गया, ठीक है बेटा। 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये बचेगा। ये वो प्रॉफिट बचा है जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स का रेट 30% है, एट द रेट ऑफ 30% कितना आएगा, 4 दिए 12, 1,20,000, ठीक है। यहां पे कितना आएगा 90,000 और यहां कितना आएगा 60। ध्यान से इसको क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल 1 लिख लेना। तो अब जो बचेगा वो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। आप एक ही लिखना कोई भी। 4 लाख माइनस 1,20,000, 2,80,000, ये प्रॉफिट बचा। यहाँ पे कितना बचा 2,10,000 और 1। ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से हमें एक एनालिसिस और करनी है। अब मुझे कोई बताएगा नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट केस में कितने होंगे, क्वेश्चन में तो दिया नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए नहीं है, सॉल्यूशन मत देखना। नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट केस में कितने होंगे, हाँ जी, एनीवन। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, तो नंबर ऑफ शेयर्स
लेकिन नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो तो हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, पर शेयर रेट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? पर शेयर, कितने का शेयर। तो यहां पे लिखो अज्यूम इस क्वेश्चन में लिख लो, अज्यूमिंग प्राइस पर शेयर इक्वल टू 10 रुपीज। 10 रुपए अज्यूम कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, जो मैंने वहां पे नहीं समझा था उस एग्जाम्पल में, अब यहां समझेंगे ताकि यहाँ पे इजीली समझ आएगा। हमारी फर्स्ट सिचुएशन में डेट नील थी, डेट नील थी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा टोटल फंड क्या था? इक्विटी। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं पूरा का पूरा जो टोटल फंड था इक्विटी था, तो इसका मतलब सारा का सारा इक्विटी का पैसा लगा हुआ था। कितना पैसा लगा हुआ था? 30 लाख। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे रफ में करना है। 30 लाख था इक्विटी। ठीक है, एक शेयर कितने का हो गया? 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 3। ये समझ आया? अब दूसरे केस में निकाल सकते हो। दूसरे केस में डेट कितना था? दूसरे केस में 10 लाख। इसका मतलब सर 30 लाख टोटल था, उसमें से 10 लाख का डेट था। इसका मतलब इक्विटी का अमाउंट कितना था? 20 लाख। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए। तीसरा केस सर 30 लाख का था, डेट 20 लाख का था, तो यहाँ पे 10 लाख इक्विटी का था, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख। ये समझ आ गया? तीनों सिचुएशंस में ध्यान से, तीनों सिचुएशंस में नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? एनी डाउट? यही गलती करके आएंगे बच्चे। पता क्या करेंगे बच्चे? नंबर ऑफ शेयर्स अपने सेम में है, क्वेश्चन ही गलत होगा। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। एग्जाम में आया तो 6 नंबर 4 नंबर सीधा फ्री के नंबर है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है बच्चे? ईपीएस निकालना है। अब हम निकाल सकते हैं ईपीएस। तन्वी का ठंड लग रही है तो बता दियो बेटा, एसी बंद करवा देंगे। तेरी शक्ल से लग रहा है तो फ्रीज होने लग गई। ईपीएस, तीनों का ईपीएस निकाल के बताओ। अर्निंग पर शेयर निकाल के बताओ, देन वी विल एनालाइज। क्या आ गया बच्चे तन्ने? निकाल लिया। बताओ। सर फर्स्ट का 0.9, सेकंड सिचुएशन 1.04, थर्ड सिचुएशन 1.4, 1.05, थर्ड का 1.4। 1.4, यस, 0.9 या कुछ और भी आया? तो 9 तक हो गया, मैंने आगे करना है। और कुछ कर लो डबल डिजिट, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट आ रहे हैं। तन्वी फर्स्ट वाला 9 ही आया, 90 तक ही निकाला। चलो 2 डिजिट निकाला करो, कोई बात नहीं। सर फ्री आ रहा है, फ्री आ रहा है। क्लियर है? चलो, तो अब अगर हम एनालाइज करें 3 सिचुएशन को, तो इन 3 सिचुएशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो कौन सी सिचुएशन में एक्स लिमिटेड रहना चाहिए? विच इज बेटर फॉर एक्स लिमिटेड? विच सिचुएशन इज बेटर? थर्ड। व्हाई? क्योंकि थर्ड सिचुएशन में ईपीएस क्या है? सबसे बेटर। समझ आया? इतना समझ आ गया? ठीक। अब क्या करना, 3 4 5 लाइनें छोड़ देना उसके बाद। सॉल्यूशन किया ना, 3 4 5 लाइनें छोड़ देना। हाँ, मतलब 4 5 लाइनें छोड़ देना। भी फॉर्मूला और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कराना है मुझे, ठीक है, कुछ समझाने के लिए, बट 3 4 लाइनें छोड़ देना। ये हमारा एग्जाम्पल अभी के लिए कंप्लीट, राइट? इतना समझ आता है बेटा? अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें आपकी बुक में, इतना देखो, इतना हमने कर दिया। देखो सेम आ रहा है आंसर हमारा।
ठीक है, अभी रिजल्ट, अभी और भी कुछ चीजें हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूँ। आई होप इतना क्लियर होगा, इतना सॉल्यूशन में कोई डाउट हो, क्योंकि यहां तक हो गया ना, फिर आप सब कुछ करो। चले आगे, चलो नेक्स्ट एग्जांपल होगा शायद आपके, होगा एग्जांपल 2। कंपनी वाले का कंपनी वाई का दिया हुआ है चलेगा, तो सॉल्यूशन नहीं दे, हैं? सॉल्यूशन नहीं दे रहा तो हमें ना नहीं ऐसे कुछ हम कर लेंगे यार, ठीक है। कंपनी वाई का, कंपनी वाई का क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया है, यही दिया सेम। कोई बात नहीं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसी को हाँ मैं लिखा, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो या क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। कंपनी वाई लिमिटेड, कंपनी वाई लिमिटेड, एक्चुअली वो वन ही है क्वेश्चन नंबर, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दो। कंपनी वाई लिमिटेड हैज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, हैज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज 30 लाख, स्टॉप, टैक्स रेट इज 30%, सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज है बस, टैक्स रेट इज 30% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ईबीआईटी रुपीज 2 लाख, ठीक है, ईबीआईटी 2 लाख रुपए की है। सिचुएशन 3 बनेगी, 1 2 3 सिचुएशन, सेम कॉपी कर लो जो एग्जाम्पल 1 में थी, सिचुएशन तीनों सेम है। पहले में देयर इज नो डेट, कॉपी कर लो, देयर इज नो डेट। सेकंड में देयर इज डेट ऑफ रुपीज 10 लाख, एंड थर्ड में देयर इज डेट ऑफ रुपीज 20 लाख, सिर्फ ईबीआईटी। ठीक है, अब बुक बंद कर देना नोट करके, और ये सॉल्यूशन आप अभी मेरे सामने कर, बुक बंद कर दें, पीछे से भी रजिस्टर से भी नहीं देखो, खुद करो, ये सोचो कि हमें एग्जाम में करने को आ गया, हम कैसे करें, सॉल्यूशन भी नहीं दे, बस हमें तुम्हें तुम्हारे रजिस्टर तो हो जाएंगे, रजिस्टर बता देंगे जल्दी। मैडम वो जगह छोड़ने को कहा था, पेज के बाद छोड़िए। बेटा ऐसी उधर से ऑफ करिए, नाम नहीं टूट जाए, मेरा ना सिर भी पड़ता है सीधा सिर का, यहाँ चेयर्स होनी चाहिए, और खासकर चैतन्य की चेयर ही। चल जल्दी कर जल्दी।
मैडम पीछे से मत देखो, अच्छा सॉल्यूशन करो, अपने आप करो, सिंपल है बहुत, है ना, हो जाएगा, सब कुछ सेम है, 2 लाख है प्रॉफिट इस पर। वेट करो सबका, सारे टेंशन आ रही इस चीज का, है। हाँ क्यों, हाँ हाँ, कल रात को विजिट है, बात में स्पीड क्या हुई है सिंपल, जैसे बोर्ड में, नहीं नहीं मतलब 14 रुपए है तो फिर एमसीक्यू और फिर हाँ वैसे ही रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, टोटल आई थिंक 14-15 क्वेश्चंस, और आई थिंक Total इट इज 30 मार्क्स पेपर, 30 मार्क्स का कुछ पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं था, है, उसके बाद हमने 14 में तो ऑब्जेक्टिव डाले। तो इसमें उस हिसाब से डाले ना, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला जो 10 नंबर का है वो वाला नहीं है, तो 30 का ही बनता है ना, फिर 40 की तो दूसरी बुक है ना, लेकिन सिर्फ 40 बना, 40 बना फिर किसको नहीं बनाने का, तो मैं इसको 100 भी बना देता, बट आगे के लिए भी तो कुछ रखता है ना। एक ही पेपर में उत्साह कम नहीं करना ना तुम्हारा। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 2 3 दिन वाले हैं, 2 4 वाले हैं, 6 वाले मैंने कराया ध्यान नहीं, 6 नंबर का तो नहीं बैठ रहा आंसर, पता नहीं क्या है, मुझे देख देना, कल ही आएगा, जो आएगा अच्छा होगा। सार्थक तेरा अकाउंट्स का पेपर पेंडिंग है ना, कर देना, मुंह तो कर दिया, कर देगा जाओ, ये तो होगा, हमें भी पता है पेंडिंग है, मुंह पहले कल इको का दे, फिर अकाउंट्स का, मेरे ख्याल से ना तेरे को पेपर देना चाहिए ना, अपना तो छोड़ दे तू, इसी का पेपर देने चला जाइए बोर्ड में, अपना क्या करेगा देख, नेता बन, हम आज कर लेंगे जैसे समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स जैसे समझा रहा हूँ, अभी करता हूँ, मैं कराऊंगा पूरा, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे समझाया था बेटा, पहले केस में देख, टोटल टोटल फंड्स कितने थे, क्वेश्चन टोटल 30 लाख, पहला केस समझा था, उसमें क्या कोई डेट है, नहीं, तो ये सारा का सारा क्या है, इक्विटी, तो इक्विटी 30 लाख, अभी तो समझाया सही क्वेश्चन है, 10 रुपए का अज्यूम कर लो शेयर, एक शेयर डिवाइड करो, 3 लाख आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम एग्जांपल वाले ही आएंगे, हो गया तन्वी का, बेटा एक चीज को ध्यान से समझो, मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुफ्त के नंबर आएंगे, बच्चे को जहाँ पता नहीं, बच्चों को मुझे समझ नहीं आता, टीचर या तो पढ़ाते ही नहीं, छुड़वा देते हैं, ठीक है, स्कूल में संगनी में बता रही थी कि स्कूल में छुड़वा दिया सर, ये तो आपने इतना सारा करा दिया, तो जैसे मैं तुम्हें प्रॉपर ये है, इजी है ये, है नहीं नहीं इजी भी है बेटा, ये इजी भी है, इजी है मतलब मुफ्त के नंबर करना क्या, अभी मैं और बताऊं, और इससे तुम्हारे रेशियो की भी रिवाइज होगी, रेशियो में भी मतलब अगर ऐसा कभी क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं रेशियो में ऐसा आपको, बहुत इजी है, और मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है जिसमें चैलेंज हो बच्चों को सामने, थ्योरी में क्या चैलेंज होता है, जो लिखा है वो लिखा है। हो गया सबका, सार्थक बाबू तू कहां अटक गया, नंबर ऑफ शेयर्स बिल्कुल सेम वैसे ही तो होंगे बेटा, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ईबीआईटी की, ठीक है, सिचुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो कहां तक पहुंचे, प्रॉफिट 2 लाख था तीनों केस में, ठीक है, इसमें लेस क्या करेंगे इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट की फिगर हमें देखनी पड़ेगी, पहले केस में इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, पूरी अनलीवर्ड है, यानी सारा का सारा इक्विटी है, तो डिबेंचर्स है ही नहीं, दूसरे केस में डेट कितनी है 10 लाख की, तो 1 लाख, तीसरे केस में 2 लाख, पूरा करो 2 लाख आएगा ना, ठीक है, तो आप यहां देखें तो मेरा जो अर्निंग अर्निंग बिफोर टैक्स आया, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया, 2 लाख, 1 लाख और नहीं, माइनस टैक्स कितना 30%,
कितना आया? 60,000, 60,000, 30,000, 30,000 नील। ठीक है, इनकम ही नहीं है, वही 40, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 1,40,000। यहाँ कितना आया? 70,000, 70,000। यहाँ नील। 0, ठीक है, number of shares, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर सिखाए थे पहले केस में। पूरा का पूरा टोटल फंड 30 लाख रुपए हमने इक्विटी शेयर होल्डर से लिए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स में आगे 3 लाख। वही सेम दूसरे केस में डेट 10 लाख के टोटल फंड में से, तो 20 लाख के बचे इक्विटी, तो डिवाइड करेंगे 10 से तो 2 लाख, और तीसरे केस में 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स तो आएंगे ही ना, 1 लाख लिखना तो पड़ेगा। नहीं, नंबर ऑफ शेयर कैसे लिख देगा? नंबर ऑफ शेयर थोड़ा ना खत्म हो गए, अजीब बात है यार। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, मतलब तेरे शेयर 0 हो गए, प्रॉफिट नहीं है उस साल का बचा रही है उनके लिए, इसका मतलब ये है। इसका नहीं ना शेयर, तो ये नहीं लिखाएगा ना, 0 नंबर मिलेंगे। मैंने खाली छोड़ दिया था। नहीं, गलत है ना, नंबर ऑफ शेयर तो निकाल के दिखाएगा, नंबर ऑफ शेयर थोड़ा खाली छोड़ सकता है भाई। किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो ऑनर के शेयर खत्म हो गए, ये तो ये मतलब हो गया। ठीक है ना, समझो चीजों, गलत ये ऐसे नहीं चलती कैजुअल अप्रोच। भाई कंपनी चला रहे हो आप, किसी साल अगर पापा के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या पापा की ऑनरशिप खत्म होगी? तू तो ये बता रहा है। सोच, मीनिंग समझो उसका, कितना ब्लंडर कर रहे हो। यही तो है, बच्चों को टीचर टोकते नहीं है। हाँ ठीक, ये टोकना जरूरी है बेटा। ठीक है, अब हम ईपीएस निकालेंगे तो ईपीएस क्या आ जाएगा? पहले केस में कितना आया ईपीएस? 0.46, 0.46। दूसरे केस में 0.33, 0.35, तीसरे में नहीं। अब ईपीएस नहीं लाएगा, अर्निंग पर शेयर हुई नहीं ना, कोई प्रॉफिट ही नहीं था, प्रॉफिट नहीं था तो इसका ना नहीं। ठीक है, ये समझ आया? तो अब यहां देखो, अर्निंग पर शेयर पहली सिचुएशन में 0.46 था, दूसरे में 0.35 था, और तीसरे में नील था। डिक्लाइनिंग है, यस और नो? सब कुछ सेम था, एवरीथिंग वाज सेम। एग्जाम्पल 1 से कंपेयर करो, एग्जाम्पल नंबर 1 से कंपेयर करो, अब इस एग्जाम्पल 2 को, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करो, कहां डिफरेंस था? उसमें increasing थी EPS, उसमें इंक्रीजिंग आ रही थी, इसमें डिक्रीजिंग आ रही है। आप देखो सिचुएशन तीनों में सेम थी, सिचुएशन तीनों में क्या थी? सेम थी, यस और नो? तो फिर ऐसा क्या हो गया? सिर्फ चेंज किस में था? प्रॉफिट में। चेंज किस में था? पहले केस में प्रॉफिट कितना था? 4 लाख, दूसरे केस में कितना था? 2 लाख। दूसरे केस में 2 लाख था ना, 3 था। EBT ना, ईबीआईटी बेटा, ईबीआईटी की बात है, ईबीआईटी में तो चेंज आया। पहले केस में ईबीआईटी क्या था? 4 लाख, दूसरे केस में क्या था? 2 लाख। इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कैन वी से उसका डेट से भी कहीं ना कहीं लेना देना है। पहले केस में ईबीआईटी हमारा अब इसी का तो रिलेशन निकालना है। ईबीआईटी हमारा 4 लाख था, सब सिचुएशन सेम थी, तो हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड था ईपीएस का। और दूसरे केस में हमारा ईबीआईटी 2 लाख रुपए था, राइट? तो उस केस में हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड बना, कॉस्ट ऑफ डेट्स जो सब चीजें बाकी सेम थी। इसका मतलब देयर शुड बी सम रिलेशनशिप। तो यहां पे मैंने आपको जगह छुड़वाई थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब जगह छुड़वाई थी, ठीक है, बड़े ध्यान से हमें एक अनदर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ोगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वहां पे आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, दोनों ने पढ़ा होगा आपके उसमें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की देखें, हमारा ईबीआईटी कितना था बेटा? 4 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 30 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करो जरा, परसेंटेज में निकालना बेटा क्या आ रहा है। इट कम्स आउट टू बी आई थिंक 10% है ना, 13% के आसपास आएगा। इतना जरा निकालो, निकाल के बताओ मुझे।
13.4, 13.4 अप्रॉक्स परसेंटेज, अप्रॉक्स का। क्लियर? इतना समझ आता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने कितना पैसा लगाया और मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न मिल रहा है 4 लाख का 30 लाख रुपए लगा के, राइट? क्लियर है? अब यही सेम फॉर्मूला 1.3 आ है परसेंटेज में कन्वर्ट कर बोला, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो कर, मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो है, परसेंटेज में निकालना, ठीक है? तो ये 13.344% राउंड अबाउट आएगा, ठीक है? वैसे भी 30 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख होता है बेटा। एग्जाम में ध्यान रखियो ना, मेरे से कुछ नहीं हो, यहाँ पे कुछ नहीं हो, वहां गलत हो गया तो साफ है मामला, ठीक है? 13.4 समझ आता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे भी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ ईबीआईटी हमारा 2 लाख था, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम था 30 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट वुड बी द आंसर? आधा हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6.7%। 6.6 हाँ वही 6.6, 6.67, राइट? क्लियर है? इतना समझ आ गया? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले हमने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके ईपीएस निकाला, ठीक है? हमने 2 सिचुएशन में निकाला, एक सब कुछ सेम था, सिर्फ ईबीआईटी में चेंज हो रहा था। इससे हमें पता चला कि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ डेट है और जो हमारा ईबीआईटी है उसका रिलेशन है। अब ईबीआईटी का क्या रिलेशन है अभी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने कितना रिटर्न कमाया, रिटर्न मतलब प्रॉफिट कमाया 13% का। इस केस में कितना कमाया? 6.6% का। अच्छा, दोनों ही केस में एक कॉमन चीज थी, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी चैतन्य? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ डेट पूछ रहा हूं, डेट की कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ डेट कितनी थी क्वेश्चन में? डेट की कॉस्ट इंटरेस्ट होता है, क्या रेट दिया हुआ था इंटरेस्ट का? 10% पर एनम दिया हुआ था ना। और दूसरे केस में भी कितना दिया हुआ था? 10% दिया। कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? यहां देखो, यहां पे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 13.4%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 10% पर। तो हमारा यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो 13.4% था, इट इज ग्रेटर देन 10% पर है। और यहाँ पे देखें, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, यानी हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे कम था। यहाँ पे 6.7% था, कॉस्ट ऑफ डेट कितना था? 10%। तो इसका मतलब रिलेशन देखो क्या बनेगा, जब तक मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट, जब तक मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा, तो जो मेरी डेट है वो बेनिफिशियल होगी शेयर होल्डर्स के। आप देखो यहां पे तीनों ही केस में, बड़े ध्यान से समझना बेटा, तीनों ही केस में जो फर्स्ट क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों ही केस में मेरा जो कॉस्ट ऑफ डेट थी 10% थी, एट द रेट ऑफ 10% था। यस और नो? तो इसका मतलब आप देखो, और मेरा जो ईबीआईटी रिटर्न था 13% था, तो इसका 10% इज लेस देन 13%। तो जब तक ये गैप रहेगा, यानी कॉस्ट ऑफ डेट जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे वर्ड याद रखना, कॉस्ट ऑफ डेट जब तक मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम होगी, या उल्टा बोले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो होगी वो बेनिफिशियल होगी। किसके लिए बेनिफिशियल होगी? ऑनर्स के लिए। उससे क्या होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बचेगा शेयर होल्डर्स के लिए। अब इसी केस में मैथमेटिक्स आता हो तो आप तो दिग्गज हो, 12th के मैथ्स पढ़ रहे हो, मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूं। लेट्स से इस केस में मैं कॉस्ट ऑफ डेट को 20% कर देता हूं, कॉस्ट ऑफ डेट को 20% कर देता हूं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट को 20% करता, ध्यान से सुनना,
तो मेरा एक ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ डेट को 20% कर दो, 20%, ठीक है। जैसे ही मैं 20%, इधर देख लो, इधर भी देख लो, तो इस केस में 10 लाख रुपए था हमारा डेट, तो 20% कितना होता, 2 लाख। यहां कितना होता, 4 लाख। 20 लाख था ना थर्ड केस में, तो 4 लाख होता। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको 20% करता तो ये 2 लाख हो जाता, यहां पे 2 लाख हो जाता, ये कितना बचता, 2 लाख बचता। इसके ऊपर टैक्स कितना लगता, 2 लाख के ऊपर 30%, 60,000, ये कितना बचता, 140, 140 बचता। अब ये जो 140 बचता, अगर 140 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 रुपए से कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरे केस में ये तो पूरा पूरा 4 लाख ही हो जाता, ये नील हो जाता, सब कुछ नील हो जाता, तो मेरी जो ईपीएस है और कम हो जाता, जो कि आप देखें उस क्वेश्चन में हुआ। आप देखें मेरे इस क्वेश्चन में, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है, आप देखें मेरा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट 10% था, रिटर्न कितना था 6.67%। अगर यहाँ एनालिसिस करो तो पहले केस में जब डेट हमने नहीं लिया, दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि जैसे ही मैं डेट लेने लगा, जैसे ही मैं डेट लेने लगा तो मेरा जो ईपीएस है वो गिरने लग गया। तीसरे केस में तो और गिर गया। तो इसका मतलब क्या रिलेशन हुआ, इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेट, अब यही तो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इफ द, अभी लिखवा देता हूं, पैराग्राफ प्रॉपर लिखवाऊंगा। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, देन जो डेट हम ले रहे हैं इट विल गिव बेनिफिट। हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि डेट बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, यही तो हमने शुरू में बोला था, हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे कितना डेट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। तो इस केस में, फर्स्ट केस में आप बताओ, फर्स्ट केस में आप बताओ कौन सी वाली सिचुएशन बेटर थी, 1.4 वाली सिचुएशन बेटर थी ना, यस और नो। तो इसका मतलब अगर इन तीन सिचुएशन की बात करें तो हमें 20 लाख रुपए का डेट लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन एनालिसिस एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा कि डेट लेना ही चाहिए, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर और कब तक लेना चाहिए, जब तक मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तब तक मुझे क्या लेना चाहिए, डेट लेना चाहिए। बिकॉज वो मेरे प्रॉफिट को, कौन से प्रॉफिट को, ये वाला जो प्रॉफिट है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईपीएस, इनको मैक्सिमाइज कर। लेकिन द मोमेंट मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो गई या उससे ज्यादा बढ़ गई, तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या होता जाएगा, फॉल होता। दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। अभी लिखवा दूंगा। दूसरा, जब मैं कह रहा हूं कि मेरे को डेट, इस केस में हमने क्या बोला, डेट लेना चाहिए, कितना डेट लेना चाहिए इन तीन सिचुएशन में, सर 20 लाख लेना चाहिए, क्योंकि 20 लाख लेने से मुझे हो क्या रहा है, मुझे 1.4। और मैंने आपको याद है, आपको बताया था, अगर आप ध्यान से सोचो तो मैंने ये चीज के बारे में एक और बताया था, कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, यस और नो। तो यहां पे टैक्स बेनिफिट मिला है, ये देखो, जब हम पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, इसका मतलब आप देखो इस केस में हमें टैक्स ज्यादा देना पड़ा था, इस केस में कम देना पड़ा, इसमें और कम देना पड़ा। क्यों, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर 30% का बेनिफिट, यानी देखा जाए तो हमें एक्चुअली में जो इंटरेस्ट का रेट पड़ा वो कितना पड़ा, 7%। याद है मैंने बताया था 10% का रेट था, 30%, 10% का 30% कितना होगा, 3%। तो 3% हमें कम मतलब 3% हमें बेनिफिट मिला टैक्स का। तो ये सब चीजें मिला के हम देखें तो डेट लेना जो है वो टोटल कॉस्ट को चीपर करता है, सस्ता करता है, अगर हम सिर्फ इक्विटी लेते हैं। लेकिन डेट लेने से हमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो होता है फाइनेंशियल रिस्क। याद करो मैंने बताया था डेट का ड्रॉबैक क्या होता है, मैंडेटरी होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इवन दो लॉसेस भी होंगे तो भी हमें इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ये चीजें मैंने पहले प्रिपेयर कर दी थी, स्टार्टिंग में ही प्रिपेयर कर दी थी, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे क्या लेना चाहिए। इस ये स्ट्रक्चर बनता है रियल लाइफ में। अगर आप अच्छी तरीके से सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएफए करते हैं, एमबीए करते हैं फाइनेंस से, ये काम करने आप अगर फाइनेंस करते हैं, और फाइनेंस इज द बैकबोन, दिस इज हाउ फाइनेंस इज द बैकबोन। लेकिन हमारा एक गलत डिसीजन जो होता है वो कितना कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा भाई बताओ, मैंने रिलायंस वाला केस डिस्कस करा था ना, रिलायंस ने फेसबुक को अपना कुछ पोर्शन बेच दिया था। क्यों बेचा था, डेट को पेमेंट करने के लिए, याद है मैंने बताया था। अच्छा डेट को क्यों पेमेंट कर रहे होंगे, डेट को इसलिए पेमेंट कर रहे होंगे क्योंकि उनकी जो लीवरेज है
उनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा जा रहा हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होगी तो उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो जाएगा, कम। और किसी भी कंपनी के लिए ईपीएस अच्छा होना बहुत जरूरी है, तभी तो जो प्रोस्पेक्टिव, अच्छा मैं अगर मान लो रिलायंस का शेयर होल्डर हूं और मेरा अर्निंग पर शेयर गिर रहा है, क्या मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा रिलायंस के शेयर खरीदो? नहीं। समझ आ रही है? ये ऐसे आपको समझ आ रहा है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी जब बच्चे हो, आपने दुनिया देखी नहीं है, बट मैंने कोशिश किया आप लोगों को सिंप्लीफाइड करके सिखाने के लिए, ठीक है? तो यहां पे आप देखो, जब मैं यहां पे जब जितना ज्यादा मैं कॉस्ट ऑफ डेट यूज कर रहा हूं, यानी डेट यूज कर रहा हूं, पर्पस क्या है मेरा, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टर्म क्या यूज होती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टर्म यूज होती है। ट्रेड, तो व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है कि यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट। पर्पस क्या है उसका, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मीनिंग समझ आए हैं सब? अब हम पैराग्राफ में सब लिखेंगे, डोंट वरी, बट पहले कंसेप्ट। अच्छा मैंने अब 3-4 टर्म्स बताई हैं, टेक्निकल टर्म्स बताई हैं, वो टेक्निकल टर्म के बस बेसिक मीनिंग मैंने जो समझाया वो बताओ। कौन सी फर्म लीवर्ड फर्म कहलाती है? जिसमें डेट का कुछ प्रोपोर्शन होगा वो लीवर्ड फर्म। कौन सी फर्म अनलीवर्ड होती है? जिसमें डेट का प्रोपोर्शन नहीं। इज दिस पॉइंट क्लियर? दूसरा, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब बताया था मैंने। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? वही प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द टोटल कैपिटल, उसे हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। अच्छा, डेट का होना, डेट का होना बिजनेस के लिए अच्छा है या बुरा है? डेट का होना बिजनेस के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा जब तक ROI यस, अच्छा है जब तक वो ईपीएस को इंक्रीज कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन जो तूने आंसर दे दिया, ईपीएस को कब तक इंक्रीज करेगा वो? जब तक आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा। और कब वो कम करेगा? जब आरओआई लेस। सिंपल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट लेने का वन ऑफ द एडवांटेज बताओ। कॉस्ट ऑफ डेट का एडवांटेज बताओ। एक एडवांटेज, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट, अब इसको टैक्स बेनिफिट को हम और सिंप्लीफाइड करके बोले अर्शिया, बिल्कुल सिंपल सर, ये हमारी ओवरऑल जो डेट होती है ना, कॉस्ट ऑफ डेट होती है, उसको सस्ता करो। ठीक है। वन डिसएडवांटेज, इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है। वन डिसएडवांटेज इज फाइनेंशियल रिस्क। अभी बताया था फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या बताया आपको, देना मैंडेटरी होगा। पॉइंट समझ? अच्छा अब ऐसे बताओ। अच्छा अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना दूसरे तरीके से, घुमा दिया मैंने सारा, सब कुछ घुमा के पूछ रहा हूं। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें अनलीवर्ड फर्म का ईपीएस ज्यादा हो? एग्जाम्पल सब आपके सामने है, सोच के बताना, देख के नहीं। हाँ, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब अनलीवर्ड फर्म का ईपीएस ज्यादा हो? मैंने करा दी। सिंपल, किसी को आया नहीं आया? कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें अनलीवर्ड फर्म का, अच्छा मुझे बताओगे एग्जाम्पल 1 में कौन सी सिचुएशन में फर्म अनलीवर्ड है, और एग्जाम्पल 2 में? फर्स्ट में ही है ना, फर्स्ट ही है ना। कंपेयर करो जरा, दोनों में कंपेयर करो। अरे सिंपल सी बात है यार, है? तो सेकंड वाले, तो इसका मतलब कौन सी सिचुएशन होगी सर, जब भी हमारा आरओआई लेस देन होगा कॉस्ट ऑफ डेट से, तो हमेशा अनलीवर्ड फर्म बेनिफिशियल होगी। सेकंड केस देखो ना, सेकंड केस में, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो धीरे धीरे जो है वो ईपीएस कम होता जा रहा है ना, हो रहा है ना। पहले केस में कितना था ईपीएस? सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट सिचुएशन में देखो कितना था? फर्स्ट सिचुएशन में 0.93 था ना, यस और नो? अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट सिचुएशन देखो तो कितना था? हाँ, क्वेश्चन सेकंड की भी फर्स्ट बता। 0.46, ठीक है। अब 0.46 था, फिर यहां कितना था? 0.35, ठीक है, और यहां कितना था? नील। तो इसमें कौन सा बेटर था? 0.46, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाले केस में आप देखो 0.93,
1.05 1. तो दो सिचुएशन। अच्छा, इसको अगर ये 0.93 को कंपेयर करूं, क्योंकि वहां तो प्रॉफिट 4 लाख था, यस और नो, यहां प्रॉफिट कितना 2 लाख, अगर डबल कर दो तो ये भी 0.93 हो जाएगा ना। तो यानी चाहे फर्स्ट एग्जांपल हो सेकंड एग्जांपल हो, अनलीवर्ड फर्म के ईपीएस में कोई चेंज नहीं। क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि उसमें कॉस्ट ऑफ डेट है ही नहीं। लेकिन दो अलग अलग सिचुएशन थी जहां पे कॉस्ट ऑफ डेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम या ज्यादा था। तो सेकंड जो क्वेश्चन था उसकी अनलीवर्ड फर्म की सिचुएशन देखो तो बाकी सबसे अच्छी थी। तो इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें अनलीवर्ड फर्म बेनिफिशियल होगी। आंसर इज व्हेन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्लियर है? दैट इज व्हाट। क्लियर? चलो फटाफट से कुछ लाइनें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखो पहले। The company X Limited earns 0.9 rupees 0.93 per share comma rupees 1.05 per share comma rupees 1.40 per share respectively in three situations, that is situation 1, that is सिचुएशन 1 ब्रैकेट में लिखना सिचुएशन 1 के अनलीवर्ड था ना सिचुएशन 1 कॉमा सिचुएशन 2 इसके ब्रैकेट में लिखना डेट 10 लाख एंड सिचुएशन 3 डेट 20 लाख। इसके आगे लिखो रिस्पेक्टिवली। वो पहले वाला रिस्पेक्टिवली हटाते हैं, मैंने दो पैराग्राफ को पढ़ कर। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कंपनी एक्स है उसने 0.93 पर शेयर, 1.05 पर शेयर, 1.40 पर शेयर अर्न किया सिचुएशन 1, 2 एंड 3 में। सिचुएशन 1 में विदाउट यूजिंग द डेट था, सिचुएशन 2 में विद डेट ऑफ 10 लाख, सिचुएशन 3 में विद डेट ऑफ 20 लाख। फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विच रेफर्स टू द, अब हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द, which refers to the increase in profit earned by the equity shareholders due to presence of fixed financial charges like interest. Presence of fixed financial charges like interest. In this case, in this question लिख देना, in this question with higher debt, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, with higher debt comma EPS rises, ठीक है ना, हायर डेट से ईपीएस राइज कर रहा है क्वेश्चन नंबर पर, बिकॉज
अब मैं आपको बता चुका हूं, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन, किससे कम है? वेरी गुड, या उल्टा भी, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कंपनीज रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। This is a situation of favorable financial leverage। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। स्टॉप। इन सच केसेस, अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी, इन सच केसेस, कॉमा, companies often employ more of cheaper debt, ज्यादा वो डेट लेना चाहेंगे to enhance the EPS। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। ये कौन सी सिचुएशन होगी? फेवरेबल, अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। ठीक है, लिखो यहां पे अनफेवरेबल होगा ना, इन दिस ईपीएस फॉलिंग है। देखो इन दिस एग्जांपल द क्वेश्चन, ईपीएस ऑफ कंपनी वाई लिमिटेड इज फॉलिंग विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट, यानी डेट के बढ़ाने से ईपीएस फॉल कर, द ईपीएस ऑफ द कंपनी वाई लिमिटेड इज फॉलिंग विद इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट। क्यों है ये? इट इज बिकॉज द कंपनी इज, क्या है, ROI इज लेस देन कॉस्ट ऑफ, ROI is less than cost of, या cost of debt is more than R। ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हो। फुल स्टॉप। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर ROI ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज कैसी होगी? फेवरेबल होगी, अनफेवरेबल होगी? तो क्या होगी? फेवरेबल। इस केस में क्या होगी? अनफेवरेबल। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसमें क्या एडवाइस किया जाएगा? फुल स्टॉप। इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट रिड्यूसेस द EPS। इन सच केसेस द यूज ऑफ डेट रिड्यूसेस द EPS। इस क्वेश्चन में कम हो रहा था ना EPS, सेकंड केस में EPS कम हो रहा था ना, रिड्यूसेस द EPS। तो क्या हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवाइस करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अनएडवाइजेबल इन सच अ सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसेप्ट था विच कम्स टू एन एंड। आप देखेंगे ना, जो कैपिटल स्ट्रक्चर यहां से स्टार्ट हो रहे थे, यहां से स्टार्ट हो रहा है। होमवर्क आपका क्या है? ये पूरा अच्छे से, ठीक है, देखो ये सारी चीजें मैंने पहले, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट, ये देखो सब वही चीज मिलेंगे, आप लोग घर में पढ़ोगे आराम से, सब चीजें, फॉर्मुलेज हो गई, ये हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, अब हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया, ऑप्टिमम ये, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसे करेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस क्या होनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, बट मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। घर जाके एक बार ये दोनों क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करना, और अगर कोई भी डाउट होगा मैं लूंगा, मैं क्वेश्चन अगली क्लास में दोबारा पाऊंगा, बुक से नहीं होगा, अपने आप। ठीक है बेटा, चलो जी, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।